नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं और प्राइम टाइम की शुरुआत हो चुकी है। सवाल इंडिया का लेकर हाजिर हूं आपके साथ, मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबर से, जहां पर बरेली में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। और ये एक्शन इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि बरेली हिंसा से जुड़े मामले में ये कार्रवाई की गई है। तौकीर रजा के करीबी का बारात घर जो है उसे ध्वस्त कर दिया गया है और आरोप ये है कि यही वो बारात घर है जहां से बरेली हिंसा की साजिश को रचा गया था। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सके। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बरेली में 26 सितंबर की हिंसा के बाद घटना के मास्टरमाइंड माने जाने वाले मौलाना तौकीर रजा के लिए योगी आदित्यनाथ का ये संदेश वायरल हो गया था। तो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि योगी ने सबक सिखाने की जो बात कही थी वो बुलडोजर एक्शन के रूप में अभी भी जारी है। अब मौलाना तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग के बारात घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। और आप देख सकते हैं कि ये इसी मीटिंग 19 तारीख को बता रहे हैं कि यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी और उस मीटिंग में ही ये 26 सितंबर को हुई हिंसा की तैयारी की गई थी। ये बेग बारात घर है जो वाजिद बेग जिसके ओनर है। आरोप है कि बरेली हिंसा के एक दिन पहले इसी बारात घर में बैठक हुई थी जिसमें भीड़ जुटाने की प्लानिंग की गई थी। समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद और मौलाना तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग का बारात घर ध्वस्त कर दिया गया। 2 महीने पहले ही बरेली विकास प्राधिकरण ने इस बारात घर को सील किया था। अब उस पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। दरअसल बरेली हिंसा के बाद लगातार मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। 26 सितंबर को जो बरेली शहर में जो उपद्रव करने का प्रयास किया गया था, उसमें कई मुकदमे पंजीकृत हुए और उन मुकदमों की जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें ये सामने आया कि 19 सितंबर को यहीं फरीदापुर चौधरी में इसी मैरिज हॉल में एक मीटिंग की गई थी जिसमें कि मौलाना तौकीर रजा मौजूद था और उसके साथ साथ आईएमसी के कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे। और जो 26 सितंबर को जो उपद्रव करने का प्रयास किया गया उसका षड्यंत्र और उसकी जो प्लानिंग थी उसकी भी बात यहाँ पर सामने आई है कि इसी मीटिंग के दौरान की गई थी। ये बारात घर बिना अनुमति के चल रहा था, बिना नक्शा पास कराए चल रहा था। इनको बकायदा नोटिस और बकायदा डेमोलिशन ऑर्डर पास करके इनके खिलाफ डेमोलिशन कार्रवाई की जा रही है। वाजिद बेग के खिलाफ एक्शन के साथ ही मौलाना तौकीर रजा के 5वें करीबी पर प्रशासन ने इस तरह की कार्रवाई की है। इससे पहले आरिफ नफीस, सरफराज अली और राशिद की अवैध संपत्तियों पर भी बुलडोजर एक्शन हो चुका है। शासन से उसका बाकायदा संबंध आता है और सुनवाई के लिए हमारा पक्ष नहीं जाना गया, वहाँ पर हमें बताया नहीं गया और उसके बावजूद हमारा 10 दिसंबर से हाई कोर्ट में एक पिटीशन हाई कोर्ट में है और ये आदेश 20 का ये तो वैसे ही वॉइड हो गया। बरेली हिंसा के मामले में मौलाना तौकीर रजा समेत 90 लोग जेल भेजे गए हैं। 12 मुकदमों में से 7 में मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है।
कोडीन कफ सिरप पर यूपी में सियासी घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक सरकार को लगातार घेर रही है। अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से नशाखोरी का जो महाघोटाला है उसे सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है, माफियाओं को बचाने की कोशिश कर रही है। और वहीं बीजेपी का कहना है कि यूपी में कोडीन से कोई मौत नहीं हुई और अपनी सांठगांठ को छिपाने के लिए समाजवादी पार्टी ये प्रदर्शन का ढोंग रच रही है। कोडीन पर सियासी लड़ाई, पोस्टर वॉर पर आई। अब ये देखिए फोटो दिखा रहे थे, ये फोटो किसके साथ है? काम है कम से कम ऐसे माफियाओं के खिलाफ। बाबा जी के बुलडोजर की चाबी कहाँ खो गई? कोडीन पर आर पार, सदन से सड़क तक जंग जोरदार। और आप ये भ्रम फैला रहे हो कि मौतें हुई हैं, वो एक भी मौत कहने की नहीं हुई। जो बुलडोजर चलता था जरा सी बात पे, कोडीन भैया पे क्यों नहीं चल रहा? विपक्ष की चुनौतियां बेशुमार, कैसे निपटेगी योगी सरकार? कोडीन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सदन में सरकार का पक्ष रखने के बावजूद इसको लेकर जारी सियासी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। कोडीन को लेकर यूपी में जारी सियासी लड़ाई अब पोस्टर वॉर पर आ गई है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को ड्रग माफिया बताया है, तो वहीं साथ में बुलडोजर के साथ 2 गाड़ियों की भी तस्वीर लगाई गई है। बुलडोजर की तस्वीर से साफ है कि सपा यूपी में योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन का विरोध कर रही है, तो वहीं बाकी 2 गाड़ियों को धनंजय सिंह से जोड़कर देखा जा रहा है। अखिलेश कोडीन को लेकर धनंजय सिंह पर आरोप लगाते रहे हैं और उन्हें कोडीन भैया कहकर तंज कसते रहे हैं। धनंजय सिंह लैंड क्रूजर से चलते हैं और बिना नाम लिखे सिर्फ गाड़ियों की तस्वीर लगाकर सपा ने एक साथ 2 निशाने साधे हैं। शीत सत्र की कार्यवाही में शामिल होने पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम यादव ने कहा कि सरकार कोडीन माफियाओं के साथ मिली है। सदन में वंदे मातरम को लेकर हुई चर्चा पर उन्होंने कहा कि सरकार ने चंद घंटे में चर्चा कराकर खत्म कर दिया और वंदे मातरम को कोई सम्मान नहीं दिया। कोडीन के कफ सिरप पर सरकार का कोई जवाब नहीं आया। सरकार पूरी तरह से कोडीन माफियाओं से मिली हुई है। उत्तर प्रदेश में घोटाला दर घोटाला होता जा रहा है। लोक सेवा आयोग का जो विज्ञापन आया है उसमें पिछड़े और दलितों के हकों की हकमारी हुई है। ये बहुत बड़ा सवाल आज उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के खड़ा हो गया है। विपक्ष भले सरकार पर आरोप लगा रहा है, लेकिन कोडीन को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कल ही सदन में सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। तस्वीर दिखाते हुए कोडीन को लेकर सपा ने कनेक्शन का आरोप लगाया, साथ ही इस मामले में क्या कुछ एक्शन लिए गए ये भी बता दिया। ये कार्रवाई सरकार ने की है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एक तरफ इधर कोडीन को लेकर सियासी जंग छिड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंच गए। गन्ना किसानों की मांगों को लेकर अतुल प्रधान ने ये अनोखा प्रदर्शन किया। अतुल प्रधान के साथ ट्रैक्टर पर विधानसभा आए लोगों के हाथों में गन्ना और चौधरी चरण सिंह की तस्वीर थी। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ट्रैक्टर पर विधानसभा पहुंच रहे हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में अतुल प्रधान है, साथ ही उनके संग आज क्योंकि चौधरी चरण सिंह की जयंती है, इस अवसर पर ट्रैक्टर पर हाथों में गन्ना और पोस्टर
अम्बेडकर चौधरी चरण सिंह के विधानसभा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अतुल प्रधान है समाजवादी पार्टी के साथी विधायक और है कार्यकर्ता है। विदेशी है माफियाओं की, विदेशी है ऐसे लोगों की जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खंड में डूबे हुए हैं। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है तो समाजवादी पार्टी कई मुद्दों पर सरकार को घेर रही है। एसआईआर और वोट चोरी को लेकर भी विपक्ष हमलावर है। सदन की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने यूपी में 4 करोड़ वोट काटे जाने को लेकर अखिलेश के आरोपों पर सवाल पूछा गया, तब उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। अखिलेश यादव जी ने बयान दिया हुआ है सर, जो वोट को लेकर बोला 4 करोड़ 2 करोड़ का अंतर बताया अखिलेश यादव जी मानसिक रूप से बीमार हैं बिहार चुनाव हारने के बाद, और 27 में सैफई जाने की तैयारी में, इसलिए घबराहट में है, इसलिए उल जलूल बोल रहे हैं, इलाज अच्छे से कराएं। आयोग और भाजपा मिली हुई है, वो कल उदाहरण देते हुए जनता भाजपा के साथ है, भाजपा जनता के साथ है, इसलिए सपा साफ है। बहरहाल यूपी विधानसभा के शीत सत्र की कार्यवाही 24 दिसंबर को खत्म हो जाएगी, लेकिन कोडीन एसआईआर समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष अब आर पार के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो कोडीन का मामला फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आता। कोडीन को लेकर अखिलेश यादव ने अब योगी सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि नशाखोरी के महाघोटाले में बीजेपी झूठ बोल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ से मौत को लेकर सरकार ने झूठा बयान दिया है। तो यहाँ पर अब लगातार हमलावर है अखिलेश यादव, और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सिर्फ से जो मौतें हुई हैं उससे लेकर सरकार ने झूठ बोला है। और एक और बड़ी खबर आई, योगी सरकार ने मदरसा शिक्षकों को असीमित अधिकार देने वाले बिल को रद्द कर दिया है। दरअसल मदरसा शिक्षकों के वेतन से जुड़ा ये बिल 2016 में सपा सरकार के समय में पास हुआ था। बिल में प्रावधान ये था कि मदरसा शिक्षकों की न जांच हो सकती थी और न ही उन पर कोई कार्रवाई। लेकिन अब ये बिल वापस हो गया है और अब मदरसा कर्मचारी या शिक्षक अगर किसी भी तरह के अपराध में शामिल होते हैं तो तुरंत उन पर कार्रवाई होगी। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करीब 10 साल पहले यानी कि 2016 में उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब अखिलेश यादव मदरसा शिक्षकों को बचाने के लिए एक बिल लेकर आए थे, जिसे योगी सरकार ने रद्द कर दिया। अखिलेश यादव की सरकार ने इस बिल को पास भी करा लिया था। बिल राज्यपाल से मंजूर कराकर राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, लेकिन राष्ट्रपति ने इस पर क्वेरी लगा दी थी और इसे वापस कर दिया था। तब से यह बिल लंबित था। 10 साल बाद योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने इस बिल को वापस करने की मंजूरी दे दी। यूपी में मार्च 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए थे और चुनाव से कुछ वक्त पहले ही अखिलेश यादव इस बिल को लेकर आए थे। कार्यकाल के आखिरी समय में इस बिल को दी गई मंजूरी पर खूब बवाल हुआ था और बीजेपी ने अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया था। आइए आपको बताते हैं कि इस बिल में ऐसा कुछ क्या था जिसको लेकर अखिलेश पर गंभीर आरोप लगे थे। बिल में ये प्रावधान था कि मदरसे के शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन हर महीने की 20 से 27 तारीख के बीच अनिवार्य रूप से मिला जाना चाहिए। अगर इस समय सीमा में वेतन जारी नहीं होता तो संबंधित विभाग के क्लर्क के खिलाफ केस दर्ज करने का प्रावधान किया गया था। शिक्षकों पर किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रबंधन की बोर्ड की अनुमति लेना अनिवार्य था। मदरसों के रोजमर्रा के प्रशासन और वित्तीय फैसलों में मदरसा बोर्ड को ऐसे अधिकार दिए गए थे जो माध्यमिक शिक्षा या बेसिक शिक्षा बोर्ड के पास नहीं है। यूपी में मदरसों को असीमित अधिकार देने के मामले और बिल को रद्द करने पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एनडीटीवी से क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। उसमें था कि तनख्वाह जो 20 तारीख से 27 तारीख के बीच पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर पेमेंट करने में बाबू हो चाहे प्रिंसिपल हो, अगर देरी कहीं किन्हीं कारणों से होती है तो उस पर मुकदमा लिखने का प्राविधान था और प्राविधान मुकदमा लिखने का था और ये प्राविधान था कि उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। कोर्ट के आदेश पर भी गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर सकती। तो ये तो कोर्ट से संविधान से ऊपर की बात लिख दी गई। तो इस नाते
उस बिल को वापस करने के लिए वहां से भारत सरकार से लिख के चला आया। तो वेतन में देरी को लेकर के पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी? नहीं, मुकदमा पंजीकृत होगा ना, उसमें था कि 20 से 27 के बीच में अगर आप इनका पेमेंट नहीं कर देते हैं तो जो इसमें लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। लेकिन मुकदमा लिखा जाएगा लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। तो मुकदमे का लॉजिक ही नहीं हुआ। अब यही बात है ना, तो ये बना करके तो वो लोग दिए थे जो आज कह रहे हैं कि बिल गलत है, वो बिल को वापस करके मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस बिल में पहले क्या था और इस बिल के रद्द होने के बाद क्या बदलेगा। पहले किसी भी मदरसा कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं हो सकती थी, तो वहीं बिल रद्द करने के बाद अब कार्रवाई की जा सकेगी। पहले किसी मदरसा शिक्षक या कर्मचारी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता था। अब मदरसा कर्मचारी या शिक्षक अगर किसी भी तरह का अपराध करते हैं तो तुरंत कार्रवाई होगी। अब ये बिल रद्द होने पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब देश और प्रदेश में जब से आई है तो तुष्टीकरण के जितने भी माध्यम हैं उन माध्यमों से वोट को पोलराइज करने का इनका षड्यंत्र हमेशा रहा है। निश्चित रूप में ये उस बिल को जिसको ये वापस ले रहे हैं वो शिक्षा से जुड़ा है। मदरसे में उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से मदरसों का संचालन हो रहा है, एक भी मदरसे में कोई गैरकानूनी काम आज तक हमने नहीं सुना। आप कोई चीज़ फैब्रिकेट करके पेश कर दीजिए, आप उसका नैरेटिव चला दिए मीडिया के माध्यम से, ही आपका अपना सरकार का अपना नजरिया होगा। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, कई बार योगी आदित्यनाथ इस बात को कह चुके हैं कि यूपी में कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी। यही अंतर है योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है और यही कारण है कि आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। बहरहाल 10 साल पहले चुनाव के वक्त अखिलेश ने जो बिल लाया था उसे योगी सरकार ने 2027 के चुनाव से करीब 14 महीने पहले रद्द कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की, जिसमें बीएमसी चुनाव जो है उनको लेकर हलचल अब तेज हो गई है। ठाकरे बंधु अगर साथ लड़ेंगे तो किन शर्तों पर वो साथ आएंगे। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से निकाय चुनाव में उनकी पार्टी कमजोर साबित हुई है, क्या कांग्रेस के साथ वो बीएमसी के चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ पाएंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या राहुल गांधी से गठबंधन को लेकर जो ठाकरे बंधु हैं उनके समीकरण पर कुछ असर पड़ेगा या नहीं, इस सब पर नजर रहेगी। एक खास रिपोर्ट हमारी देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। लंबे इंतजार के बाद 23 दिसंबर को नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका समेत राज्य की 29 नगर निगमों में सत्ता की जंग खुलकर सामने आ गई है। महायुति ने 227 सदस्यों वाली बीएमसी में 150 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के बीच 150 सीटों पर सहमति बन चुकी है, जबकि 77 सीटों पर अभी मंथन जारी है। शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना बताते हुए 125 सीटों की मांग कर रहा है, जबकि बीजेपी 2024 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर 140 से 150 सीटों पर लड़ने के मूड में है। देखिए, भाजपा के स्थानिक नेता, मैं वरिष्ठ नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, स्थानिक नेता जो है उनको ऐसा लग रहा है कि अपनी ताकत बढ़ चुकी है, अपनी ज्यादा सीटें मांगनी चाहिए। मांगो, उसमें भी कोई हमारी हरकत नहीं है, लेकिन कितना, उसकी भी एक लिमिट होती है। इसी बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के संभावित गठबंधन ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। मराठी वोट बैंक को फिर से एकजुट करने की ये कोशिश महायुति के लिए सबसे बड़ी शहरी चुनौती मानी जा रही है। इसी खतरे को देखते हुए महायुति ने उम्मीदवारों की सूची आखिरी वक्त तक रोकने की रणनीति अपनाई है, ताकि असंतुष्ट नेता विपक्ष में न जाए। एक समय कांग्रेस को तेवर दिखाने वाली उद्धव सेना ने हाल ही के निकाय चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस के हाथ को साथ लेने की खूब कोशिश की। यहाँ तक कि सूत्र बताते हैं कि बीएमसी के इलेक्शन के लिए राहुल गांधी तक को भी फोन किया गया था,
पर फिर भी बात नहीं बनी और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि मुंबई के महानगर पालिका इलेक्शन के लिए ठाकरे भाई अपने दम पर लड़ेंगे। 15 जनवरी 2026 को होने वाले बीएमसी चुनाव को महाराष्ट्र की राजनीति का फाइनल एसिड टेस्ट माना जा रहा है। 4 साल से अधिक समय बाद चुनी हुई सरकार लौटेगी और ये तय होगा कि मुंबई की सत्ता पर भगवा झंडा लहराएगा या ठाकरे ब्रांड फिर वापसी करेगा।